हेलो फ्रेंड्स। हिंदी के अंदर पलवन लिखना बहुत ही सरल कार्य है और आप इसको जटिल मान करके आप इस तनाव में रहते हैं कि यार पता नहीं मेरे पलवन में कितने नंबर आएंगे, मैं कहाँ से तैयार करूं। बहुत सारा मैटर पढ़ते हो, टेस्ट सीरीज देते हो। तो फ्रेंड्स, कुछ भी टेस्ट सीरीज देने की जरूरत नहीं है। हिंदी के अंदर ग्रामर को छोड़कर बाकी जगह आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मस्त रहना है। कारण अपने जनरल अवेयरनेस को लागू करना है, आपकी समझ को, और किस प्रकार लागू करें ये मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि पलवन के अंदर महत्वपूर्ण सबसे बड़ी चीज क्या होती है उसको आप समझें। उस पलवन के जो शब्द हैं, जो वाक्य है, उस भाव के अंदर ही सारी कुछ चीजें, उसको विस्तार देना है। किस प्रकार दें, ये सिर्फ एक ट्रिक है सबसे महत्वपूर्ण, इसको आप समझें। तो सबसे पहले तो दो तीन बातें मैं भाव विस्तार के बारे में आपको बता देता हूं कि पलवन है क्या। पल्लव से ही बना है। पल्लव का मतलब होता है नवीन पत्तों का निकलना, यानी उस पौधे का विस्तार होता है। उसी तरीके से आपको जो वाक्य दिया है या जो भाव दिया है उसको भाव विस्तार देना है। आपको एक भावनात्मक वाक्य दिया जाता है जिसमें कोई चिंतन या भावना निहित होती है, उसका विस्तार दिया होता है। उसका भाव क्या है, उसका सार क्या है, उसी को आपको विस्तार देना होता है। किसी गद्यांश का भाव विस्तार करना ही पलवन कहलाता है। इसे संवर्धन भी कहते हैं और ये संक्षिप्तीकरण का उल्टा है। ध्यान रखने की बातें ये है कि गद्यांश या युक्ति के भाव को समझना चाहिए। सबसे पहले उस उक्ति को, वाक्य को या गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ें। दूसरा, उसको विस्तार देवें। आप विस्तार पूर्वक लिखना चाहिए। भाषा सरल, सुबोध, प्रांजल एवं मौलिक हो। पलवन व्याख्या से भिन्न होता है। व्याख्या में भाव स्पष्टता पर ध्यान दिया जाता है। व्याख्या का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, स्पष्ट करना। तो उसमें भाव की स्पष्टता निहित होती है। पलवन में भाव स्पष्टता के साथ साथ विस्तार पर ध्यान भी दिया जाता है, यानी सिर्फ भाव स्पष्ट नहीं, उसका विस्तार किया जाता है। व्याख्या में स्पष्ट करने में इतना अंतर होता है। ठीक है, अब अपने समझते हैं कि वह महत्वपूर्ण बात क्या है। वह कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिससे आप बिना अभ्यास किए, बिना पढ़े किसी भी पलवन का आप बहुत बढ़िया से भाव विस्तार कर सकते हो। और मैंने जितनी बार आरएएस मुख्य परीक्षा दी है, 3 बार, हर बार मैंने पलवन बिना किसी तैयारी के लिखी है और 60-70% नंबर आए हैं। मैंने हिंदी में अपलोड की हुई है मेरी आंसर बुकलेट, आप देख सकते हैं। हालांकि मुझे समय नहीं मिला था, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया था। पहले थोड़ा लेखन अभ्यास आपका जरूरी है, मैं लेखन अभ्यास नहीं कर पाया। इसकी वजह से हिंदी में मुझे काफी समय खराब करना पड़ा, यानी मुझे समय नहीं मिला और टाइम मैनेजमेंट की वजह से मेरा 30-40 नंबर का पेपर ही छूट गया। ये गलती आप ना करें। और एक ज्यादा सुंदर लिखाई के चक्कर में, लिखाई की सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है, आपके अक्षर स्पष्ट हो, बस यही चीज है। ठीक है, समझ में आने चाहिए। और तो देखो, सबसे पहले आप ये देखो क्या करना होता है। कोई भी भाव विस्तार हो, जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो इसमें मेन बात किस पे हो रही है, किसको भाव विस्तार देना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी मनोबल ही महत्वपूर्ण है। उसका निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले उसका अर्थ स्पष्ट कर लीजिए, फिर उस अर्थ को भाव विस्तार दे दीजिए। जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी मनोबल ही हमारा महत्वपूर्ण है। अगर हमारा मन मजबूत है, सुदृढ़ है, संकल्पित है, तो हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। अगर मन में कहीं डर है, भय है, कमजोरी है, तो हम लक्ष्य प्राप्त करने से चूक जाते हैं। इसको उदाहरण से स्पष्ट कर दे। जैसे भारत की स्वतंत्रता गांधी जी ने मनोबल से प्राप्त की। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति अपने दृढ़ संकल्प से समाप्त की। संसार में बहुत सारे क्षेत्रों में जो सफलता मिली है, ठीक है, तो वह मनोबल ही महत्वपूर्ण रहा है। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, कुरीतियां समाप्त करने के क्षेत्र में महर्षि दयानंद सरस्वती और इनका उदाहरण दे सकते हो। राजनीति के क्षेत्र में आप अब्राहम लिंकन है, महात्मा गांधी है, इनका उदाहरण दे सकते हो। विभिन्न आयामों को आप स्पष्ट कीजिए। जिस क्षेत्र से संबंधित हो उसी क्षेत्र से आप उदाहरण ले सकते हो, अन्य क्षेत्रों से भी ले सकते हो। सांस्कृतिक क्षेत्र में, संस्कृति के रक्षण में, संस्कारों को आगे बढ़ाने में विवेकानंद है। आध्यात्मिक चिंतन को जिस तरह का भाव विस्तार, उसमें उसी तरीके से आप
उदाहरण दे सकते हो। फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं, सफलता का मोती श्रम की सीपी में उत्पन्न होता है। आपको सिर्फ इसका अर्थ समझना है कि सफलता का मोती श्रम की सीपी में उत्पन्न होता है। मेन बात क्या है, यानी परिश्रम के द्वारा ही हमें सफलता, सुख सुविधाएं प्राप्त होते हैं। हमें जैसे आजादी प्राप्त होना, पराधीनता से मुक्ति, चाहे वह कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हमारे देश ने, विश्व ने प्रगति की हो, वह सिर्फ परिश्रम के बल पर ही, चाहे व्यक्तिगत प्रगति की बात हो चाहे सामाजिक प्रगति की, वहां परिश्रम सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ ये बात आपको इसका भाव विस्तार ये दे देना है, इस प्रकार सीपी में निरंतर पोषण से मोती उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम करना पड़ता है। यानी आलसी बनकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से उसे सफलता नहीं मिल सकती। जो मनुष्य किसी कार्य को मनोबल व परिश्रम के साथ करता है, उसके समक्ष कठिनाइयों का पर्वत टूटकर चूर चूर हो जाता है, मार्ग की बाधाएं समाप्त हो जाती है और अंत में उसे सफलता रूपी मोती प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। आप चीजों को समझें पहले, जैसे दैव देव आलसी पुकारा। दैव मानी भाग्य होता है, यहां दैव का अर्थ भाग्य से है। देवी देवता पर कोई चीज निर्भर मानना, भाग्य पर मानना, देव देव आलसी पुकारता है। तो इसमें आलसी, भाग्य के सहारे रहना, ये आपको समझना। इसके बाद में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। यानी वह समझता है कि भाग्य के द्वारा उसे सब मिल जाएगा, वह परिश्रम को व्यर्थ मानता है। इस प्रकार से आपको चीजें लिख देनी है। तो आपको समझाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप उससे संबंधित उदाहरण लिख दें, उस वाक्य के अर्थ को समझ लें और उससे संबंधित उदाहरण लिख दें। आपको भाव विस्तार में कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से संक्षिप्तीकरण और अन्य चीजें, लेटर, पत्र, इस पर भी अलग अलग वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स। थैंक्स सब।